So today we are starting with new chapter, that is vectors. Physics में you have seen concepts of vectors and analysis of vectors. A vector, as you know, is a quantity that requires specification of magnitude and direction. मतलब आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, तब जाके जो एक वेक्टर है पूरी तरह से डिफाइन होता है. ठीक है. एनालिटिकली अगर आपको वेक्टर्स को एनालाइज करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है तो ये लाइन सेगमेंट बड़ी होगी, अगर उसका मैग्नीट्यूड कम है तो लाइन सेगमेंट छोटी होगी. सो लाइन सेगमेंट बताती है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है. लाइन सेगमेंट का जो डायरेक्शन है एरो के साथ जब आप दिखाते हो तो वेक्टर का डायरेक्शन पता चलता है. सो यहाँ पे ए इज़ नोन एज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज बी इज नोन एज टर्मिनल पॉइंट. This segment length AB is magnitude of vector, and length AB is also written like this, AB bar. ये जो वेक्टर है इसको लिखा जाता है AB बार, और A इनिशियल पॉइंट, ये B टर्मिनल पॉइंट. तो पहले इनिशियल पॉइंट आता है, फिर टर्मिनल पॉइंट आता है, और ऊपर बार ये हम लोग लिखते हैं. ठीक है. अगर मान लो वेक्टर दिया हुआ है और उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स लिखा हुआ नहीं है तो आप इसको स्मॉल कैप्स के जो लेटर होते हैं, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनको यूज़ करोगे. तो ए बार ऐसा लिखोगे आप, और ये बोल्ड फेस होते हैं. ठीक है. तो इनको बोल्ड किया जाता है लाइक दिस, ए बार. यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार. ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ए बार. देन विल कम टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. पहला है ज़ीरो वेक्टर. तो ज़ीरो वेक्टर का खासियत क्या है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज़ ज़ीरो. उसका मैग्नीट्यूड होता ही नहीं है. एंड इट कैन टेक एनी डायरेक्शन, या उसको आप बोल सकते हो ज़ीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनेट डायरेक्शन. ज़ीरो वेक्टर को आप कोई डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते. तो स्टार्ट भी वो ए से होगा, ख़त्म भी ए पे होगा. तो ए बार, एंड मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, ज़ीरो. उसके बाद आते हैं यूनिट वेक्टर पे. एज द नेम सजेस्ट, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 1. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो दैट इज़ नोन एज अ यूनिट वेक्टर. सपोज करो कि ये एक वेक्टर है ए बार, तो इसके डायरेक्शन में इसका एक यूनिट वेक्टर होगा, उसको लिखा जाता है ए हैट. ए हैट सिंबल यूज़ किया जाता है यूनिट वेक्टर के लिए. इसको हम लोग ए हैट भी बोलते हैं, ए हैट, या तो इसको बोला जाता है ए कैप. थर्ड इज को टर्मिनल वेक्टर्स. तो ये है दो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है. सो इनको आप बोलोगे को इनिशियल वेक्टर्स. एंड अगर आप ऐसा ड्रॉ करते हो, सो दीज आर को टर्मिनल वेक्टर्स. टर्मिनल पॉइंट सेम, सो दैट इज़ को टर्मिनल वेक्टर्स. इनिशियल पॉइंट सेम, तो दैट इज़ नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स. नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स. तो इक्वल वेक्टर्स होने के लिए वेक्टर्स का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए एंड उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे ए बार और बी बार का मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनका डायरेक्शन भी सेम है. अगर आप ये केस देखो, ये वाला केस, इसमें मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है,
ये ए बार है, ये बी बार है। यहाँ पे डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। अच्छा, इस केस में आप लिख सकते हो कि ए बार और बी बार सेम है। इसका मीनिंग क्या है? ए और बी का डायरेक्शन भी सेम है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये दोनों चीज़ें एक ही इक्वेशन में दिखाई जा सकती हैं या बताई गई हैं। यहाँ पे क्या है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते ए बार एंड बी बार आर इक्वल, यू कांट राइट। दिस इज़ द केस ऑफ इक्वल वेक्टर्स, फाइन। उसके बाद एक और केस आप ये ऐसा ले लो, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, दिस इज़ ए बार, और बी बार ऐसा है 1 सेंटीमीटर। अब दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो यहाँ पे भी आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे सही इक्वेशन क्या ठहरेगी? ए बार एंड बी बार आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। ओनली दिस इज द केस ऑफ इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो सपोज करो कि ये एक वेक्टर दिया हुआ है ए बार, तो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला इतने ही मैग्नीट्यूड का होता है माइनस ए बार। सो ए बार एंड माइनस ए बार, दिस इज अपोजिट ऑफ अ वेक्टर, इसका ये अपोजिट है या नेगेटिव है। तो डायग्रामेटिकली वो ऐसा दिखता है। ये अगर एक वेक्टर है तो उसका नेगेटिव ऐसा दिखेगा। ओके, नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, तो ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, दोनों कोलिनियर है। इफ़ दे आर पैरेलल दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। और ये रहा एक वेक्टर ए बार, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और दूसरा वेक्टर बी बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। दे आर अलोंग द सेम लाइन, सो इधर ये दोनों पैरेलल है एंड हियर दे आर अलोंग सेम लाइन। Both of these type of vectors fall under the category of collinear vectors. Next is free vectors. Free vectors. तो एक वेक्टर, उसको आप कहीं पे भी अगर घुमा सको, ठीक है, स्पेस में कहीं पे भी घुमा सको। जैसे ये पेन है, मान लो ये एक वेक्टर है, तो इसको आपने यहाँ पे घुमा दिया, यहाँ पे घुमा दिया, पैरेलली आप कहीं पे भी इसको घुमाते रहो, कहीं पे भी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम रख के कहीं पे भी घुमाओ, सो दैट इज़ नोन एज अ फ्री वेक्टर। बट अगर कोई वेक्टर है जो स्पेस में फिक्स्ड है, उसको आप घुमा नहीं सकते, कहीं पे भी उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, सो यू कैन ट्रांसलेट अ वेक्टर, देन इट इज़ नोन एज फ्री वेक्टर। इफ़ यू कांट ट्रांसलेट, देन इट इज़ नोन एज अ लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, जैसे अगर मैं ये पेन से लिख रहा हूँ तो मेरे हैंडराइटिंग की कुछ एक विड्थ है और एक डायरेक्शन है जिसमें मुझे लिखना है। अगर इसके अलावा मैं कहीं और पे लिखूँगा तो स्क्रीन पे कुछ आएगा नहीं। सो ये जो राइटिंग है मेरी, दैट इज़ अ लोकलाइज्ड वेक्टर। बट फ्री वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर में कोई भी ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं होता। आप किसी वेक्टर को ऊपर नीचे कहीं पे भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो उसके मैग्नीट्यूड को बिना बिगाड़े, दैट इज़ नोन एज अ फ्री वेक्टर। नेक्स्ट, अगर एक वेक्टर दिया हुआ है ए बार, तो अगर आपने 2a बार लिखा, 2a बार, तो 2a बार क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड डबल कर देगा, बट इसकी डायरेक्शन सेम रखेगा। सो दिस इज़ हाउ 2a बार विल लुक। सिमिलरली अगर आप हाफ ए बार लिखते हो, हाफ ए बार, तो हाफ ए बार कैसा होगा? इसका हाफ हो जाएगा, ऐसे ऐसे दिखेगा हाफ ए बार। और अगर आप -2a बार करते हो तो -2a बार मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बट इतने ही विड्थ का वेक्टर, तो वो ऐसा दिखेगा -2a बार। और फिर -12a बार, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो -12 के साथ, तो ये ऐसा हो जाएगा -12a बार, ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा। देन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। सो लेट्स से वी हैव अ स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम यहाँ से जा रही है एंड जो बोट है वो परपेंडिकुलर यहाँ पे जा रही है। होगा क्या? बोट अपने आप को इस डायरेक्शन में पुश कर रही है, वाटर इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो इफ़ेक्टिवली जो बोट की डायरेक्शन होगी ना वो ऐसे होगी, इस टाइप में, ना इधर ना इधर, बीच में से कहीं जाएगी। सो क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में था, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में था, और ये है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट
तो रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों का इफेक्ट होता है। सो यहाँ पे ये रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमको एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का कंसेप्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। नाउ कंसिडर दिस, ये ए बार वेक्टर, ये बी बार वेक्टर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बी बार को पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दोगे, दिस इज़ ऑल्सो बी बार, और फिर यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। सो दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स ए बार प्लस बी बार। ए बार ऐसा है, बी बार ऐसा है, तो ए बार प्लस बी बार इज ए बार प्लस बी बार। ये जो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है वो होगा अलोंग डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज ये ए बार वेक्टर और फिर ये बी बार वेक्टर, तो ये है उनका रिजल्टेंट ए बार प्लस बी बार। सो दिस इज़ नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड दिस इज़ नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि एक वेक्टर पैरेललोग्राम के एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम के दूसरे साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनका रिजल्टेंट होगा अलोंग डायगोनल। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में एक वेक्टर अलोंग वन साइड है, दूसरा वेक्टर अलोंग सेकेंड साइड है, तो उनका रिजल्टेंट होगा अलोंग थर्ड साइड। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो लेट्स से ये ए बार है, ये बी बार है। आप क्या करोगे, ए बार माइनस बी बार निकालना है ना, तो आप बी का अपोजिट वेक्टर लगा दो, दिस इज माइनस बी बार। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, ये पैरेललोग्राम अपन ने कंप्लीट कर दिया। यहाँ से आप ये तीसरा वेक्टर बनाओ, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो डायगोनल है वो डायगोनल वेक्टर क्या होगा, ए बार माइनस बी बार। देखो ये ए बार है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये वेक्टर क्या होगा, दिस इज ए बार, दिस इज माइनस बी बार, तो ये क्या होगा, ए बार माइनस बी बार। ऐसे हम लोग सब्ट्रैक्शन निकालते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स का। नाउ कंसिडर दिस, ये है पी क्यू। सो नाउ पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर देन क्यू पी वेक्टर, फिर आप यहीं पे पहुंच गए, दैट इज पी पी वेक्टर, एंड पी पी वेक्टर क्या होता है, ज़ीरो बार। तो पी क्यू एक वेक्टर है, क्यू पी उसका ऑपोजिट वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पी क्यू प्लस क्यू पी इज इक्वल टू ज़ीरो बार, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी क्यू बार इज माइनस क्यू पी बार। सो एडिशन ऑफ इक्वल अपोजिट वेक्टर्स इज ऑलवेज ज़ीरो, ये अपने को समझ में आ गया। फिर एक ट्रायंगल में आप जाके देखो, एक ट्रायंगल में ए बी बार, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी बार प्लस बी ए बार, ये ज़ीरो बार होगा। ये अब कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे, देखो यहाँ पे ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार। सो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं। हमने अभी क्या किया है, हम लोग एक डायरेक्शन में जाके तीनों साइड्स घूमे हैं साइड ट्रायंगल के। नाउ ए बी बार प्लस बी सी बार क्या होगा, ए सी बार, ए बी प्लस बी सी इज ए सी बार प्लस सी ए बार। अब देखो ए सी एंड सी ए है, इक्वल अपोजिट वेक्टर्स है, तो दिस ज़ीरो बार। तो एक ट्रायंगल में आपके पास तीन साइड्स है और तीनों साइड्स को आपने वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो मान लो ये ए बार है, ये वेक्टर है बी बार और ये वेक्टर है सी बार, तो सी बार प्लस ए बार प्लस बी बार हमेशा क्या होगा, ज़ीरो बार, दिस इज़ अ ज़ीरो वेक्टर। इसी लॉ को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि ये एक वेक्टर है ए बार, ये वेक्टर है बी बार, तो ये होगा रिजल्टेंट ए बार प्लस बी बार। फिर एक और वेक्टर है यहाँ पे सी बार, तो ये वेक्टर क्या होगा, ए बार बी बार प्लस सी बार, ए बार बी बार प्लस सी बार। फिर मान लो एक और वेक्टर आ गया डी बार, तो ये वेक्टर होगा ए बार बी बार सी बार प्लस डी बार, ए बार बी बार सी बार प्लस डी बार। तो एक वेक्टर है ए बार, दूसरा साइड है बी बार सी बार डी बार, तो ये रिजल्टेंट लास्ट वाला साइड होगा, सबका एडिशन ए बार बी बार सी बार डी बार। एंड नाउ विल कम टू थियरम्स इन वेक्टर्स। तो पहला थियरम,
देखो है तो जाने के लिए बहुत डीप में, बट मैं आपको इसका जो क्रक्स है वो समझा देता हूँ कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है, ये है ए बार, ये है बी बार, तो आप क्या लिख सकते हो, बी बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार, कि ए को आप किसी स्केलर एम से मल्टीप्लाई करोगे तो बी बार आपको वेक्टर मिल जाएगा इफ़ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एम ए बार माइनस बी बार इज 0 बार। तो एक ऐसी रिलेशन होल्ड करेगी एम ए बार प्लस एन बी बार इज 0 बार, तो आप क्या लिखोगे, ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। सिमिलरली अगर ये दिया है कि बी बार इज एम ए बार, बस ऐसे दिया हुआ है, या ऐसा दिया हुआ है कि एम ए बार प्लस एन बी बार इज 0 बार, तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ से ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। तो दोनों चीज़ें हैं, अगर कोलिनियर है तो आप ऐसा लिख सकते हो, और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप लिखोगे कि ए एंड बी आर कोलिनियर। अब ये कंसिडर करो कि 3 वेक्टर्स को प्लेनार है, तो एक ये वेक्टर है ए बार, फिर दूसरा वेक्टर है यहाँ पे बी बार स्पेस में कहीं पे, और यहाँ पे कहीं वेक्टर है सी बार। तो और ये कोप्लेनर है, एक ही पेज के अंदर है। देखो प्लेनार मतलब एक प्लेन के अंदर लाई करने वाले वेक्टर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्केलार से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम ए बार, इसको भी स्केलार से मल्टीप्लाई करेंगे एन बी बार, और ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो सी बार है, ये सी बार को पैरेलल, हमने एग्जैक्ट सी बार को पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया। इसको हमने स्केल डाउन या स्केल अप करके यहाँ पे लगा दिया, इसको भी स्केल डाउन या स्केल अप करके यहाँ पे लगा दिया। अब ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे, तो सी बार क्या आएगा, एम ए बार प्लस एन बी बार। अच्छा, कंडीशन ये है कि ए बार और बी बार नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ए बार एंड बी बार नॉन कोलिनियर होने चाहिए। तो तीसरा वेक्टर सी बार जो उनके प्लेन में लाई करता है उसको आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज कंडीशन ऑफ कोप्लेनारिटी। कोप्लेनारिटी, एक वेक्टर को स्केलर मल्टीपल ऑफ दूसरे दो वेक्टर्स के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो व्हेन वेक्टर्स आर कोप्लेनार। एंड इसको आप अब कैसा लिख सकते हो, एम ए बार एन बी बार माइनस सी बार इज 0 बार। तो ये है, ऐसी इक्वेशन दिखती है कोप्लेनार वेक्टर्स की। नाउ इफ़ इट इज़ गिवन लाइक दिस, एक्स ए बार वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार, तो कोप्लेनरिटी थी तो आपने ये लिखा। अगर ये लिखा हुआ है तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनार। सो जब कोप्लेनारिटी थी तो आपने ये इक्वेशन लिखी, जब ऐसी कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो आप लिख सकते हो ए बी सी आर कोप्लेनार। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आते हैं वेक्टर इन 2 डायमेंशंस, मतलब 2 ही एक्सिस है, एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये 90 डिग्रीज है। ठीक है, तो लेट्स से एक पॉइंट हमारे पास है P 3,4, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 3, ये डिस्टेंस कितना होगा 4, तो ये ऑटोमेटिकली कितना आएगा 5, और ये है O। तो OP वेक्टर इज इक्वल टू, इसका यूनिट वेक्टर होता है आई हैट, इसका यूनिट वेक्टर होता है जे हैट, तो इसका भी यूनिट वेक्टर होगा जे हैट। तो ये इफेक्टिवली वेक्टर कितना होगा 3 टाइम्स आई हैट, 3 आई हैट, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 3 है और इसका यूनिट वेक्टर है आई हैट, प्लस तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, ओ पी बार इज ओ ए बार प्लस ए पी बार, तो ओ ए बार मतलब 3i एंड ए पी मतलब 4j। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द वेक्टर। फिर इसका मैग्नीट्यूड पे आते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी बार इज, ये मैग्नीट्यूड कितना है 5, और ये 5 कैसे आता है, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आई कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे कोएफिशिएंट स्क्वायर और फिर अंडर रूट, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ पी। सो इन जनरल ओ पी बार अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी वेक्टर इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओ पी हैट यूनिट वेक्टर ओ पी के डायरेक्शन का कैसे निकालते हैं, ओ पी वेक्टर को डिवाइड बाय उसके मैग्नीट्यूड कर दो तो आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। नेक्स्ट इज 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो वी हैव 3 एक्सिस नाउ, x axis,
y axis, z axis. Let's say we have a point over here which is 3 4 5. यहाँ से अगर आप एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहाँ पे अगर आप ये कंप्लीट करो, ठीक है, बॉटम में एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये x के डायरेक्शन का लेंथ है, x कोऑर्डिनेट 3 है तो ये 3 होगा। फिर ये y के पैरेलल का लेंथ है ना, y एक्सिस को पैरेलल है ये लेंथ, तो y कोऑर्डिनेट कितना है 4। और फिर z के पैरेलल में ये जो सेगमेंट है z एक्सिस को पैरेलल है, वो कितना दिया हुआ है 5। सो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट का फिजिकल सिग्निफिकेंस ऐसा है। अब ये है O, तो ये जो OP वेक्टर है, OP वेक्टर कैसे लिख सकते हो? OP बार इज इक्वल टू, मान लो ये A पॉइंट है तो इट इज़ OA बार प्लस AP बार विच इज़ इक्वल टू, अब OA बार पे भी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, OA बार इज OB बार प्लस BA बार प्लस एंड में AP बार है यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू, अब देखो x के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है, x के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम लोग i हैट बोलते हैं, इसके y के डायरेक्शन के वेक्टर को हम लोग j हैट बोलते हैं यूनिट वेक्टर को, और z के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को k हैट। तो OB बार क्या होगा, 3 मैग्नीट्यूड है और यूनिट वेक्टर i हैट है, सो 3i हैट प्लस BA, उसका मैग्नीट्यूड है 4, यूनिट वेक्टर है j हैट, सो इट इज़ 4j हैट एंड AP इज 5k हैट। अगर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 4 5, तो ओरिजिन से लेकर वहाँ तक का जो वेक्टर है OP बार, इट विल बी 3i 4j 5k, ठीक है। नाउ ये जो है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, तो इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ इट इज़ √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। फिर आपके पास ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ है और ये 90 है, ठीक है, ये हाइपोटेनस है। तो OP का लेंथ क्या होगा, OP का लेंथ होगा √ इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो ओरिजिन से बनने वाला जो वेक्टर है उसका जो लेंथ है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज x कोऑर्डिनेट स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट स्क्वायर, z कोऑर्डिनेट स्क्वायर √। सो दिस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इफ पॉइंट P इज x y z, then OP vector is xi yj zk and magnitude of OP vector is √x square y square z square. Now consider this P point 3 4 5 और यहाँ से आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, लेट्स से दिस इज x y z, तो ये एक्स वाई प्लेन का पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 4, z कोऑर्डिनेट 0 होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आप इस पॉइंट से, सी हमने ये परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रॉ की हुई है, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स जेड प्लेन के अंदर ड्रॉ करते हो तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बट x और z कोऑर्डिनेट कितना होगा, x इतना होगा, z कोऑर्डिनेट इतना होगा। सिमिलरली आप यहाँ से YZ प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये YZ प्लेन जो है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 4 होगा, z कोऑर्डिनेट 5 होगा। उसके बाद अगर आप ये P पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये कितना होगा 3, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0, सो इट विल बी 3 0 0। फिर इस पॉइंट से अगर आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो y कोऑर्डिनेट कितना है 4, x कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0। और फिर अगर आप ये पॉइंट देखते हो, इस पॉइंट P से एक्चुअली क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट P से अगर आपने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो 3 0 0 होगा। इस पॉइंट P से अगर आपने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की
तो ये जो पॉइंट मीटिंग पॉइंट है 0 4 0 होगा। और अगर आपने पी पॉइंट से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x0 y0 z होगा 5। सो दिस इज हाउ द ज्योमेट्री विल लुक इन 3 डायमेंशंस। ये जो कंसेप्ट है वो इस डायग्राम में दिया हुआ है। जैसे एक पॉइंट P है तो आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो z0 होगा, x y कोऑर्डिनेट सेम इसके जैसे आ जाएगा। यहाँ से आपने yz प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y और z कोऑर्डिनेट आएगा। और यहाँ से इधर ड्रॉ की परपेंडिकुलर तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एंड z कोऑर्डिनेट इसके आ जाएंगे। और अगर आपने यहाँ से z पे x पे y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो उनके कोऑर्डिनेट 0 y0 x0 0 0 0 z आ जाएंगे। सो ये पूरी आपको थ्योरी अच्छे से समझनी है। आगे के जो कंसेप्ट्स हैं वो हम लोग कल देखेंगे एंड फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे।